अच्छे से क्लियर करिएगा, सारे काम अपने छोड़ करके वीडियो पर फोकस हो जाइए। और हम बात करने वाले हैं टैक्स। टैक्स या कर, टैक्स या कर। देखियो, टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है, कर एक अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा, कर एक अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा सरकार को अदा किया जाता है, जिसके बदले में कोई प्रतिफल नहीं मिलता। आप सभी को पता है कि हम सब, एक छोटा से छोटा प्राणी, एक छोटी से छोटी वस्तु अगर 50 पैसे की भी वस्तु लेता है तो हम गवर्नमेंट को टैक्स अदा करते हैं या हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है, रटना नहीं। अनिवार्य का मतलब है आपको देना ही देना है और उसके बदले में किसी प्रतिफल की भी आकांक्षा नहीं होती, किसी प्रतिफल की भी आकांक्षा नहीं होती। यानी हमको प्रतिफल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में हम कोई आकांक्षा नहीं करते, उसको टैक्स कहते हैं, उसको टैक्स कहते हैं, कर कहते हैं। कर एक अनिवार्य भुगतान है। क्वेश्चन यहां ज्यादा बनेंगे नहीं, इसको मैं बजट से जब लिंक करने का प्रयास करूंगा तब वहां से आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। कर एक अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्ति या संस्थाओं को, कंपनियों को, सरकार को देना पड़ता है, लेकिन उसके बदले में कोई उसका प्रतिफल नहीं होता, कोई आकांक्षा नहीं होती कि मैं कर दे रहा हूं मुझे कुछ मिलेगा। हालांकि मिलता है, अन्यत्र रूपों में मिलता है, लेकिन डायरेक्ट कुछ मिलेगा ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, अगर भारत में कर की व्यवस्था की बात किया जाए तो भारत में कर की व्यवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया। भारत में कर की व्यवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है। सर ऐसा क्या है? ऐसा है, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर और एक है इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, देखिए यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है या निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो आइए देख लेते हैं, पहले इसके डेफिनेशन को कवर करते हैं, बाकी सारी चीजें बाद में देखते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि जिसके ऊपर कर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है, जिसके ऊपर कर लगाया जाता है। और यहां आधार होते हैं कर लगाने की। देखिए, जैसे आय के आधार पर आयकर, कंपनियों पर कर, संपत्ति पर कर, उपहार पर कर, ये सब जो कर हैं यानी जिस पर लगाया जाए उसी से वसूला जाए, यानी डायरेक्ट। यार भाई, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट हाथ मिलाते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट मारते हैं, यानी जिसको मारा जाए उसी को चोट लगे। समझ लीजिए, जिसके गाल पर थप्पड़ पड़े, जिसके गाल पर हाथ पड़े उसी को चोट लगे तो डायरेक्ट हो गया। और चोट किसी और को लगे, दर्द किसी और को हो, गाना तो सुना होगा, चोट तुझे लगती तो दर्द मुझे होता है। तो कहने का मतलब है कि उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। जिसके ऊपर कर लगाया जाता है वो नहीं, वही नहीं देता, सब लोग मिलकर देते हैं। अप्रत्यक्ष कर तो सर डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में आपके इंपॉर्टेंट 4 कर हैं। आयकर यानी इनकम टैक्स, निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति कर, संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर, संपत्ति कर, और गिफ्ट टैक्स क्या बोलते हैं उसको, उपहार कर। ये 4 इंपॉर्टेंट है।
सबसे इंपॉर्टेंट है 3, और 3 में भी सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वह सिर्फ आयकर और निगम कर। ठीक, तो सर एक इंपॉर्टेंट है तो इस पर भी बात होनी है, और क्या होना है। उसके बाद अगर बात करें यहां पर अप्रत्यक्ष कर में, तो अप्रत्यक्ष कर में सेवा कर, उत्पाद शुल्क, और क्या बोलते हैं उसको, चलिए अभी याद आएगा तो लिख देंगे। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, जीएसटी, एक आय व्यय पर लगने वाला कर क्या कहलाता है भाई? आय और व्यय पर क्या बोलते हैं उसको? कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। बाकी अभी बहुत अप्रत्यक्ष कर सब समाप्त हो गए हैं, जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से टैक्स प्रत्यक्ष कर हैं, कौन से टैक्स अप्रत्यक्ष कर हैं। यहां पर अगर और आप लोग लिखना चाहें तो एक होता है पूंजी लाभ कर, पूंजी लाभ कर प्रत्यक्ष कर है। आइए क्या 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 कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं सब पर डिस्कस कर लेते हैं, और आपके एग्जाम में कहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन सब पर भी बातें कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यक्ष कर की यानी डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स में हम सबसे पहले किस पर बात करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की। तरह तरह के कर होते हैं, मनोरंजन कर वगैरह भी होते हैं, राज्य सरकारें लेती हैं। इनकम टैक्स यानी आयकर, यह किस पर लगता है? यह व्यक्ति के आय पर लगता है, व्यक्ति के आय पर। इसका आधार क्या है? आय है, इनकम है। कौन लगाता है? भारत सरकार। कौन लगाता है? भारत सरकार। देखिए यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि अब बजट की भी बात हो रही है साथ में। बजट 2020-21 में आयकर, देखिए साथियों, अगर बजट 2020-21 की बात करें तो देश के संपूर्ण आय का, अगर देश में जितना संपूर्ण आय होता है उससे इनकम टैक्स का योगदान 17% का है। कितने का है? 17% का है। यह भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यूपी पीसीएस का भी हाल ही में एग्जाम हुआ था, आरओ को उसने पूछा था कि बजट 2020-21 में आयकर का योगदान कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 17%। अगर देश में 100 रुपए आता है तो 17 रुपए अकेले कहां से आता है? इनकम टैक्स से आता है। बजट 2020-21 की बात है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, आयकर में परिवर्तन किया गया, आयकर स्लैब में परिवर्तन किया गया। स्लैब में परिवर्तन किया गया, लेकिन वह परिवर्तन बाध्यकारी नहीं है, वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल है। आप चाहे तो 2020-21 के आधार को मान सकते हैं और चाहे तो पुराने आधार पर भी इनकम टैक्स जमा कर सकते हैं। स्लैब क्या है?
2.5 लाख तक नील है, यानी 0% है, आपको कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 यानी 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% टैक्स देना है। अगर आपकी आय 5 लाख से 7.5 लाख के बीच है तो आपको 10% गवर्नमेंट को देना होगा टैक्स के रूप में। अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो आपको 5% देना होगा। अगर 7.5 लाख से 10 लाख तक है, अच्छा यहां पे परसेंटेज हो गया क्या, यहां लाख होना चाहिए भाई, तो आपको 15% सरकार को देना होगा। देख लीजिए आपकी कितनी कमाई सरकार ले लेती है भाई। 10 लाख से 12.5 लाख तक अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं साल भर में तो आपको 20% सरकार को देना होगा। 12.5 लाख से 15 लाख तक अगर आपकी साल भर की इनकम है तो आपको 25% सरकार को देना होगा। और अगर आपकी इनकम 30 लाख से ऊपर कितनी भी हो आपको सरकार को 30% टैक्स के रूप में देना होगा। तो आपको 2-3 चीजें याद करनी है। आयकर में सबसे बड़ा टैक्स कितना है वर्तमान बजट के हिसाब से, तो 30% का है। सबसे कम कितना है, 5% का है। कितने राशि तक छूट दी गई है, 2.5 लाख तक। अब बाकी कहां से कहां तक कितना कितना परसेंटेज टैक्स लग रहा है, यह आप सबको पता होना चाहिए। यह आपको पता होना चाहिए। टैक्स किस पर लगता है, आय पर लगता है, कौन वसूलता है, भारत सरकार। टैक्स में परिवर्तन किया गया लेकिन ऑप्शनल रखा गया है। आप चाहो तो 2019-20 की भी व्यवस्था को अपना सकते हो। आप चाहो तो 2019-20 की व्यवस्था को भी अपना सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ये रही बात आयकर की। आइए अब बात करेंगे निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स की, जिसको व्यापार कर के भी नाम से जानते हैं। निगम कर, निगम कर क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स नाम तो सुना होगा। यह व्यक्ति के आय पर लगता था आयकर, यहां कंपनी के आय पर लगता है। किस पर? कंपनी के आय पर। कंपनी की आय पर लगाता कौन है? भारत सरकार। कंपनी के आय पर जो कर लगता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर के नाम से जानते हैं। देखिए सब टैक्स की बात, छोटे छोटे टैक्सों की बात यहां पे नहीं होगी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर बात होगी। ठीक है, देखिए यहां पर क्या किया गया, बजट 2020-21 में 2021 में यहां पर भी कुछ चेंजेस आए हैं। क्या हुआ कि जो भारत में न्यू कंपनी खुलेगी उसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स 15% रखा गया है। साल भर में जितनी कमाई करते हो उसका 15% सरकार को देना होगा। जो हमारे देश में ओल्ड कंपनी है उसको कितना देना होगा? 22%। और बजट 2020-21 में कॉर्पोरेट टैक्स कितना आ रहा है? देश के संपूर्ण पैसे का 18%। देश के संपूर्ण पैसे का 18% कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में आ रहा है। देखिए आप लोगों ने यहां पर एक बहुत ही अच्छी तरीके से अगर ध्यान से देखने का प्रयास किया होगा तो यहां पर क्या हुआ कि न्यू कंपनी के लिए 15% और ओल्ड कंपनी के लिए 22%। इससे क्या होता है? इससे होता है हम निवेश को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ अगर नई कंपनी आएगी तो पूंजी लेकर आएंगी। और आपको पता है निवेश किसका भाग है? पूंजीगत आय का भाग है। तो भाई कंपनियों को अगर
टैक्स कम देना पड़ेगा तो भारत में व्यापार करने का प्रयास करेंगे, और व्यापार करने इतना कम नहीं कर देंगे भाई तो फिर टैक्स कहां से आएंगे? आप अंदाजा लगा सकते हो कि 18% टैक्स कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहा है, पूरे भारत देश के संपूर्ण आय का 18%। तो जाहिर सी बात है कंपनियों के दम पर देश चल रहा है। इनकम टैक्स 17% है, मैंने आपको बता दिया। कंपनी के आय पर लगता है, भारत सरकार इसको लगाता है, और बजट 2020-21 में परिवर्तन करके नई कंपनी को लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर 15% और ओल्ड कंपनियों के 22% कर दिया गया। भारत कॉर्पोरेट टैक्स कम से कम देशों वाले श्रेणी में भी आ चुका है। देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने का मतलब होता है हम निजी निवेश को बढ़ावा देते हैं। अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा ना तो विदेशी संस्थाएं, विदेशी लोग, विदेशी उद्योगपति, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स भारत में निवेश करेंगे और पूंजी भारत में लगाएंगे, इससे भारत देश का विकास होगा। पूंजी भारत में लगाएंगे जिससे भारत देश का क्या होगा? विकास होगा। देखिए, अब नेक्स्ट आपने देखा होगा हम वेल्थ टैक्स की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? संपत्ति कर की। संपत्ति कर, संपत्ति कर यानी अभी वर्तमान समय में तो नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पर क्या हुआ, 1957 में, 1957 में केल्डार समिति, इस समिति का नाम याद रख लेना, केल्डार समिति। 1957 में केल्डार समिति के सिफारिश पर लोगों की जो संपत्ति थी उस पर भी टैक्स लगाना शुरू किया गया, डायरेक्ट टैक्स। आपके पास इतनी संपत्ति, आय पर तो लगता था, लेकिन आपके पास इतनी संपत्ति है, आपको टैक्स देना होगा। लेकिन क्या हुआ, यहां से शुरू किया गया था 1957 से, लेकिन 2015-16 में अरुण जेटली जी ने इसको समाप्त कर दिया। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि संपत्ति कर को भारत में कब समाप्त किया गया, तो संपत्ति कर को भारत में 2015-16 में समाप्त कर दिया गया। कब? संपत्ति कर को भारत में से 2015-16 से समाप्त कर दिया गया। शुरुआत 1957 में केल्डार समिति के सिफारिश पर किया गया था, केल्डार समिति के सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, अब आइए, अब हम नेक्स्ट टैक्स की बात करेंगे। देखिए साथियों, अब हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स के बारे में बताएंगे। अब हम बताएंगे वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। वैल्यू एडेड टैक्स, इसको बोलते हैं मूल्य वर्धित कर। मूल्य वर्धित का मतलब मूल्य बढ़ाने वाला कर है भाई, मूल्य वर्धित कर। यह लगाता कौन है? राज्य सरकार। कौन लगाता है? राज्य सरकार। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग वैट लगता है, इसीलिए हम इसको केंद्र सरकार में गणना नहीं करेंगे। कौन लगाता है? राज्य सरकार। हाँ, यहां से क्वेश्चन आता है कि इसकी शुरुआत कब हुई भारत में। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? तो भारत में इसकी शुरुआत हुई अप्रैल 2003 से। अप्रैल 2003 से प्रथम राज्य जिसने वैट लागू किया, तो प्रथम राज्य हरियाणा। प्रथम राज्य हरियाणा, आखिरी राज्य हरियाणा ने अप्रैल 2003 से वैट लागू कर दिया था। आखिरी राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। इन्होंने 1 जनवरी 2008 को
वैट लागू किया? सबसे आखिरी में 1 जनवरी 2008 को, 1 जनवरी 2008 को वैट लागू करने वाला आपके देश का आखिरी राज्य कौन? तो उत्तर प्रदेश, और प्रथम राज्य कौन है? हरियाणा, जिसने 1 अप्रैल 2003 को ही वैट लागू कर दिया था। और उत्तर प्रदेश ने 1 जनवरी 2008 को वैट लागू किया। वैट क्या है? वस्तुओं पर लगने वाला एक टैक्स है। इस पर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2003 से हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको पता होना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं उत्पाद शुल्क की। जो उत्पाद शुल्क है, उत्पाद शुल्क का मतलब जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उस पर सरकार लगाती है उत्पाद शुल्क। उसको केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी कहते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या कहते हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क कहते हैं। उसको कहते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 2020-21 बजट में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के देश में परसेंट में कितनी हिस्सेदारी है? तो 7%। देश के संपूर्ण आय में केंद्रीय उत्पाद शुल्क की हिस्सेदारी कितनी है? 7% है। यहां से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वह है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको आप लोग जीएसटी कहते हैं। इसको हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। वस्तु एवं सेवा कर। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर लाया क्यों गया? तो आपको पता हो कि भारत में टैक्स का संचयन सही से नहीं हो पा रहा था। कोई वस्तु है या कोई सेवा है, इसका निर्धारण कैसे हो, लोग नामों में अपना परिवर्तन करने लगे। इसीलिए वस्तु एवं सेवा कर की बात आई और भारत में जीएसटी की बात आ गई। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू करने के बारे में बात आ गई कि भारत में जीएसटी लागू होना चाहिए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जीएसटी कब लागू की गई, तो आप लोग भी जवाब दे सकते हैं सही तरीके से, नो डाउट। देखिए, भारत में जीएसटी लागू कब किया गया? यहां से एक एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नई टैक्स स्ट्रक्चर है। 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। सुझाव किसने दिया था भारत में जीएसटी लागू करने का? चलिए, तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विजय केलकर समिति ने दिया था। किसने दिया था? भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है,
राज्य और केंद्र के बीच का जो संबंध है वह कनाडा मॉडल पर आधारित है, इसलिए भारत की जीएसटी भी कनाडा मॉडल पर है। भारत की जीएसटी भी कनाडा मॉडल पर है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत की जीएसटी भी किस मॉडल पर है? तो भारत की जीएसटी भी कनाडा मॉडल पर है। अच्छा, भारत में जीएसटी लागू किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 279A आपको पता होना चाहिए। ये संविधान है। और रही बात संशोधन की, तो भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम 101वां और विधेयक की बात करें, संविधान संशोधन विधेयक तो 122वां। सर इसका क्या मतलब है? दोस्त, इसका मतलब है कि जितने भी देश की संसद में विधेयक आते हैं सब संशोधन यानी कानून नहीं बनते हैं। तो संशोधन विधेयक लाने के हिसाब से 122वें नंबर पर है और कानून पारित होने के स्थान पर 101 नंबर पर है। 101 नंबर पर है। और जो यह कानून बना उस पर राज्यसभा, ये भी क्वेश्चन आते हैं, राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को तथा लोकसभा ने 8 अगस्त 2016 को, और राष्ट्रपति ने, आप सभी को पता है जब दोनों संसद से विधेयक, दोनों सदन से विधेयक पास हो जाता है तो कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को इसकी स्वीकृति दी। यानी जो जीएसटी बिल था वह लोकसभा में कब, राज्यसभा में कब पास हुआ? तो देखिए, वह राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को, लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को, राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को उस पर मान्यता दी। जीएसटी लागू करने वाला आपका प्रथम राज्य क्या है? प्रथम राज्य, तो जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम। आखिरी राज्य, अंतिम राज्य, अंतिम राज्य जम्मू एंड कश्मीर था, अब तो बदल गया। प्रथम देश फ्रांस। पूरे दुनिया में जीएसटी सबसे पहले किसने लागू की थी? फ्रांस ने। कब? 1954 में। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में जीएसटी, पूरे दुनिया में सबसे पहले जीएसटी किसने लागू किया था? फ्रांस ने। अब भारत में जीएसटी कितने प्रकार की है? तो भारत में जीएसटी 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो केंद्र सरकार वसूलता है, अपने पास रखता है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो राज्य वसूलते हैं, अपने पास रखते हैं। और एक होता है इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, संयुक्त, जो वसूलता तो केंद्र सरकार है लेकिन राज्यों के बीच में आवंटित कर देता है, अपने पास भी रखता है और राज्यों के बीच में आवंटित कर देता है। दर, तो भारतीय जीएसटी में दर की बात करें तो एक 0% है, एक 5% है, एक 12% है, एक 18% है और एक 28% है। सर 0% क्या है? 0% में उन सभी को शामिल किया गया है जो जीएसटी के दायरे के अंतर्गत है लेकिन टैक्स में छूट है। ठीक है, जीएसटी में कितने डिजिट होते हैं ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो भारतीय जीएसटी में 15 डिजिट होते हैं। आपने देखा होगा कहीं दुकान के सामने जाओगे तो आप आराम से गिन सकते हो कि भारतीय जीएसटी में कुल कितने डिजिट होते हैं। अच्छा, ये जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई? इसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री, भारत सरकार का वित्त मंत्री। भारत सरकार का वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसके सदस्य, इसमें कुल कितने सदस्य वर्तमान में है? तो 33। इसके सदस्य कौन होते हैं? राज्यों के वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री? राज्यों के, और राज्य डिसाइड करता है कि किसको भेज रहा है, राज्यों के वित्त मंत्री या सीएम। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा जीएसटी से संबंधित। और एक चीज आपको बता दूं कि बजट 2020-21 में जीएसटी से सरकार को 18% पैसे आते हैं। जीएसटी से केंद्र सरकार को कितने परसेंट पैसे मिलते हैं? 18%। बजट 2020-21 के अनुसार, बजट 2020-21 के अनुसार जीएसटी से केंद्र सरकार को कितने पैसे मिल रहे हैं? तो 2020-21 के अनुसार 18%। ओके, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको फिर से एक बार रिवाइज करके वीडियो को देख लेना। चीजें बिल्कुल 100% क्लियर होनी चाहिए अगर आप मेरे से इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, देखिए, एक देश एक कर की व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यही तो संघात्मक ढांचा का सिद्धांत कहता है कि एक देश के अंदर कर की व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए, सभी को एक जैसा कर अदा करना चाहिए, यानी सभी एक देश में एक जैसा कर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या, अब हम बात कर लेंगे बजट 2020-21 के प्रमुख प्रावधानों की। बजट बजट 2020-21। देखिए, अगर बजट 2020-21 की बात करें साथियों, अगर हम बजट 2020-21 की बात करें तो यहां से क्या है कि सरकार के व्यय की बात करें, सरकार के व्यय की बात करें, मैंने बताया था सर बजट में क्या होता है? व्यय और आय होता है, व्यय और आय होता है। सरकार के व्यय की बात करें तो लगभग 30,42,000 करोड़। कितना? 30,42,000 करोड़ का बजट का आधार था। कितने का बजट पेश किया गया था? 30,42,000 करोड़ का। आय की बात करें तो 22,46,000 करोड़। 22,46,000 करोड़ भारत में आय बताया गया है। यहां पर पिछले साल की तुलना में 21% की वृद्धि हुई है। यह भी आपके एग्जाम में हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि बजट में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितने परसेंट की वृद्धि की गई? तो 21% की वृद्धि की गई। आपको पता होना चाहिए कितने प्रतिशत की? 21% की, 21% की वृद्धि की गई। व्यय इतना आपको अब पता हो गया होगा। आय ज्यादा है, व्यय कम है, तो क्या होगा? राजकोषीय घाटा होगा। राजकोषीय घाटा डायरेक्ट पूछेगा कि फिजिकल डेफिसिट देश में कितना? तो 3.5% पता होना चाहिए आपको। पिछले वित्तीय वर्ष में कितना था? तो 3.8% था। अभी घाटा कम हुआ है, यह घाटा इस वित्तीय वर्ष में कम हुआ है। पिछली वित्तीय वर्ष में कितना था? 3.8% का। वर्तमान में कितना है? 3.5% का। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31
मार्शक होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अच्छा, ये तो रहा कि मोटा मोटा लिखा है, इतना व्यय किया, इतना आय हुआ, इतना राजकोषीय घाटा हुआ। आय कहां से कितना हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं आय और इधर लिख लेते हैं व्यय। इधर आय लिख लेते हैं, इधर व्यय लिख लेते हैं। जीएसटी से 18%, कॉरपोरेट टैक्स से यानी निगम कर से 18%, इनकम टैक्स से 17%, इनकम टैक्स से 17%, उत्पाद शुल्क से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो होता है, जो उत्पादन पर लगता है, प्रोडक्शन पर जो शुल्क लगता है, अभी मैंने बताया उसको उत्पादन शुल्क बोलते हैं। जल्दी से बताइए, उससे 7%। उधार गवर्नमेंट ने कितना उधार लिया है इस साल? तो विदेश से उधार के रूप में कितना? 20%। सीमा शुल्क से, जल्दी से बताइए, जो सीमा शुल्क होता है, आयात निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा शुल्क कहते हैं। और सीमा शुल्क से गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ 4% मिलते हैं। कितने? 4% सीमा शुल्क से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीमा शुल्क से 4%। एक होता है कर भिन्न राजस्व, अलग अलग इसके अलावा जो और छोटे मोटे कर हैं उसको बोल देते हैं कर भिन्न राजस्व। वहां से मिल रहा है 10%। कितना परसेंट अब बचा हुआ है भाई? 6%। पूंजी प्राप्ति, पूंजी प्राप्ति का मतलब कहीं ऋण उड़ दिया है, वहां से मिल रहा है, वह होगा 6%। ये आप देख लो, ये आप 100% पाओगे। और इतना ही पैसा देश में आ रहा है, इसी क्षेत्रों से देश में इतना इतना पैसा आ रहा है। ठीक है, व्यय की बात करें तो सरकार राज्यों को कितना दे रही है? 20%। सरकार राज्यों को कितना दे रही है? 20%। ब्याज का भुगतान, जो हमने ऋण लिया है उसको ब्याज भी भुगतान भी तो करना पड़ेगा। ब्याज का भुगतान, अभी जो राज्यों को 20% दिया, इसी में शिक्षा वगैरह आता है। ब्याज का भुगतान 18%। केंद्र सरकार की योजना, मतलब जो संघ सूची का विषय है उस पर, केंद्र सरकार की योजना पर, केंद्र सरकार की योजना में पीडीएफ भी मिलेगा भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की योजना पर कितना खर्च, जल्दी से बताइए? 13%। केंद्र सरकार की योजना पर 13%। वित्त आयोग, जो वित्त आयोग होता है भारत देश का, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, जो राज्यों के बीच पैसे का आवंटन करता है, 10%। रक्षा, डिफेंस में कितना दिया है? 8%। पेंशन, पेंशन दिया 6%। सब्सिडी, सब्सिडी भी तो सरकार देती है ना भाई,
सब्सिडी में कितना परसेंट व्यय किया 2020-21 में? 6%। अन्य योजना में 19%। यह आय और व्यय का ब्यौरा है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बजट 2020-21 में आय कितना हो रहा है, कहां से हो रहा है, व्यय कितना हो रहा है, कहां से हो रहा है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ विशेष बातों को बात करते हैं। बजट 2020-21 में किसान रेल की शुरुआत की गई है। आपने शायद सुना होगा, न्यूज में सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसानों के जल्दी खराब होने वाले उत्पाद जैसे मांस, दूध, दही, अंडा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसान रेल की शुरुआत। भारत की पहली किसान रेल 7 अगस्त, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, 2020 को देवलाली से, देवलाली कहां है, नासिक में है, नासिक कहां है, महाराष्ट्र में है। देवलाली महाराष्ट्र से कहां के बीच चली, दानापुर बिहार। भारत की पहली किसान रेल है, पहली। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि किसानों के जल्दी खराब होने वाले उत्पाद के लिए बजट 2020-21 में किसान रेल का प्रावधान किया गया था और भारत की पहली किसान रेल 7 अगस्त, एक डेट कहीं 8 अगस्त भी होगा लेकिन 7 अगस्त एक्चुअल डेट है, देवलाली महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र देवलाली नासिक में है। आप लोग चाहें तो उसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है अगर नासिक दे दे तो, और वहां तो दानापुर ही देगा, ठीक है। उसके बाद और ये पीपीपी मॉडल पर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप सबको पता होगा सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर कार्य करने वाले हैं। किसानों के लिए कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। किसानों के लिए कुसुम योजना, किसानों से संबंधित बातें ज्यादा आपके एग्जाम में पूछेगा। किसानों के लिए कुसुम योजना, और कुसुम योजना में क्या कहा गया कि जो किसानों की ऊसर भूमि है, जहां पर वह अपना उत्पादन नहीं कर पाते, खेती किसानी नहीं कर पाते, तो वहां पर उनके लिए सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और उनको ऊर्जादाता से अन्नदाता कहा गया, माफ कीजिएगा, अन्नदाता से ऊर्जादाता, क्योंकि किसानों को अन्नदाता कहा जाता था, अन्नदाता से ऊर्जादाता, यह आपको पता होना चाहिए, अन्नदाता से ऊर्जादाता। नेक्स्ट अगर बात करें तो झारखंड के रांची में, झारखंड के रांची में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, इंपॉर्टेंट है, जनजातीय संग्रहालय। बजट 2020-21 के प्रमुख प्रावधानों की बात कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रांची में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, लोथल कहां, गुजरात में, लोथल गुजरात में पोत संग्रहालय की स्थापना, लोथल गुजरात में पोत संग्रहालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोथल गुजरात में पोत संग्रहालय की स्थापना, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के 5 पुरातात्विक स्थलों के विकास की बात की गई है। यह आपको पांचों स्थल का नाम पता होना चाहिए। भारत के 5
जो पुरातात्विक स्थल हैं उसके विकास की बात की गई है। कहां कहां? हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहां है आप सबको पता होगा। राखी गढ़ी हरियाणा, शिवसागर असम, ये 5 पुरातात्विक स्थल हैं जिसके पुनरुद्धार और विकास की बात की गई। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि बजट 2020-21 में निम्न में से किन स्थलों के विकास की बात नहीं की गई है, तो शिवसागर असम पुरातात्विक स्थल है भाई। धौलावीरा नाम सुना होगा हिस्ट्री में, धौलावीरा कहां है? गुजरात। और एक है आदिच लन्नूर, आदिच नल्लूर कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक, यह 5 स्थल हैं जिसके विकास की बात की गई है। और एक आप नेक्स्ट लिखिएगा, नोएडा में, नोएडा में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, ठीक है। 2025 तक टीबी मुक्त देश, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है, टीबी मुक्त देश 2024-25 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि संभव नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है साथियों, देखिए दोस्तों 2020-21 से संबंधित जो बजट से विशेष चीजें थी तो उस पर बहुत मैंने आपसे डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से समझ में आई होंगी। राजकोषीय नीति, बजट और नीति आयोग के बारे में हमने विस्तार से डिस्कस कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके बीच में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और सफलता पाने के लिए दिन रात लगा दीजिए। और जो वीडियो आपको क्लासेस समझ में नहीं होगी उसको एक बार और देखिएगा, धीरे से करके देखिएगा, चीजें बिल्कुल क्लियर आएंगी, क्योंकि मैं बहुत ही क्लियरली सारी चीजों को आपके बीच में समझाने का प्रयास करता हूं। थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।